हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द करियराइजर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे BPCS 184 विद्यालय मनोविज्ञान के बारे में। विद्यालय मनोविज्ञान या स्कूल साइकोलॉजी के विषय से यह हमें परिचित कराता है तथा अन्य खंडों में चर्चा किए जाने वाले बिंदुओं के संबंध में भी प्रकाश डालता है। हम आज इकाई 1 के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम विषय के रूप में विद्यालय मनोविज्ञान के उद्गम के बारे में बात करेंगे। विद्यालय मनोविज्ञान का अन्य विषयों जैसे नैदानिक मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के संबंध में हमसे यह चर्चा करता है। यह इकाई स्कूल साइकोलॉजी की वर्तमान तथा भविष्य पर प्रकाश डालती है तथा इसके कार्यों व भूमिका पर भी चर्चा करती है। यानी कि दोस्तों, हम इस इकाई में नैदानिक मनोविज्ञान, जो कि हमारी मेंटल साइकोलॉजी, और शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के बीच के संबंध के बारे में बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, हम इसकी भूमिका और इसके भविष्य पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम 7 अहम बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जो कि आप वीडियो के इंट्रो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस लेक्चर की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और आपको अन्य किसी विषय की वीडियो की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो दोस्तों आपको वह वीडियो भी प्राप्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर की। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है प्रस्तावना का। दोस्तों, भारत में स्कूल साइकोलॉजी या काउंसलर साइकोलॉजी या मेडिकल साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी के बीच स्पष्ट सीमा रेखाओं का अभाव है। यानी कि इनके बीच में हम अंतर को कम ही समझ पाते हैं। हम समझते हैं कि यह सभी एक ही चीज़ हैं। यानी कि भारत में विद्यालय मनोविज्ञान, परामर्शीय मनोविज्ञान, चिकित्सीय मनोविज्ञान या शैक्षणिक मनोविज्ञान तथा बाल मनोविज्ञान एक ही है। हम इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर मनोविज्ञान को भी बहुत सारी शाखाओं में विभाजित किया गया है। बहुत पहले भारत में विद्यालय मनोविज्ञान के व्यावसायीकरण पर विचार किया गया था। यानी कि इसका करियर के रूप में एक विचार किया गया था कि हम विद्यालय मनोविज्ञान या स्कूल साइकोलॉजी को एक करियर के रूप में कैसे ले सकते हैं या कैसे आजमा सकते हैं। दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप निजी विद्यालयों में विद्यालय परामर्शदाताओं की नियुक्तियां देखने को मिली। यानी कि स्कूल काउंसलर, जो हमें स्कूलों में काउंसलर मिलते हैं जो काउंसलिंग करते हैं, उन्हें ही हम विद्यालय में विद्यालय मनोवैज्ञानिक के रूप में देखते हैं। फिर प्राथमिक कक्षाओं या जूनियर हाई स्कूलों की कक्षाओं तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में भारत में परामर्शदाताओं की नियुक्ति अब CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय में विद्यालय परामर्शदाताओं की नियुक्ति अनिवार्य हो गई है। यानी कि CBSE स्कूल द्वारा एजुकेशनल काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। दोस्तों, इसका प्रभाव हमें निम्न रूप में देखने को मिलता है। जैसे प्रत्येक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्वास्थ्य कल्याण अध्यापक की पूर्णकालिक नियुक्ति करेगा, जिसकी योग्यता का विवरण इस प्रकार है। यानी कि हर एक स्कूल जो हायर या सेकेंडरी स्कूल है, वो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की नियुक्ति करेगा या उसकी ज्वाइनिंग कराएगा, जिसकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी को दर्शाया गया है। वह मनोविज्ञान में ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड होना जरूरी है। साथ ही बाल विकास के स्नातकोत्तर अथवा जीवन मार्गदर्शन तथा परामर्श में डिप्लोमा सहित स्नातक होना जरूरी है। दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस तरह 11th और 12th में 300 से कम छात्र छात्रा वाले विद्यालय अंशकालिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकते हैं। यानी कि जिस स्कूल में 11th या 12th में 300 से कम छात्र हैं, वहाँ पर हम एक कम समय के लिए किसी काउंसलर की नियुक्ति कर सकते हैं। सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय संबंध विद्यालयों को उपवाक्य 1 व 2 के अंतर्गत नियम लागू होने के 2 वर्ष के अंतर्गत स्वास्थ्य कल्याण शिक्षक की नियुक्ति करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये थी बात, हम काउंसलर को क्यों नियुक्त करते हैं और किस प्रकार इनकी नियुक्ति की जाती है या किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर इनकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, विद्यालय काउंसलर या स्कूल काउंसलर को निर्देश दिए जाते हैं कि वह उन बच्चों को विशेष रूप से विद्यालय में सहायता दें जो पढ़ाई में बहुत पिछड़े हुए या जो बच्चे पीछे रह जाते हैं या जिनको
विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है, जैसे कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड या मानसिक रूप से कोई बच्चा अस्वस्थ है, तो उन बच्चों के लिए स्कूल में विद्यालय परामर्शदाता विशेष रूप से व्यक्तिगत तथा समूहगत शिक्षण व मार्गदर्शन देते हैं, यानी कि वे उनकी विशेष तौर पर सहायता करते हैं। अब विद्यालय मनोवैज्ञानिक शब्द का प्रयोग परामर्श तथा विद्यालय परामर्शदाता के लिए किया जाता है, यानी कि पहले हम विद्यालय परामर्शदाता के लिए विद्यालय मनोवैज्ञानिक का उपयोग करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम उन्हें काउंसलर के रूप में जानने लग गए हैं। इन सभी पदवियों का एक ही अर्थ है। अंतर यह है कि विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिकाओं की सारणी तैयार की जाती है, परंतु यदि यह भूमिकाएं निभाई जाती है या नहीं, यह विद्यालय मनोवैज्ञानिक के व्यवसाय परीक्षण पर निर्भर करता है। विद्यालय मनोवैज्ञानिक का व्यवसायीकरण भारत में अब गिने चुने उन संस्थानों तक ही सीमित है जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इस इकाई में हम विद्यालय मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन किया जाएगा तथा भारत में विद्यालय मनोविज्ञान के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का अवलोकन किया जाएगा। विशद क्षेत्र और संबंधित समस्या तथा शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय मनोविज्ञान की विशिष्ट भूमिकाओं पर इकाई के बाद के भाग में चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे विद्यालय मनोविज्ञान की परिभाषा के साथ। दोस्तों, वैसे तो विद्यालय मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हम इसके मेन पॉइंट्स को रीड करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय मनोविज्ञान संघ विद्यालय मनोविज्ञान की परिभाषा इस प्रकार करता है। विद्यालय मनोविज्ञान शब्दावली का प्रयोग ऐसे मनोवैज्ञानिकों के लिए किया जाता है जिन्होंने मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक स्तर पर काम करने के लिए अपने आप को तैयार किया हो तथा जिन्हें मनोवैज्ञानिक सेवाओं के विशेषज्ञों के रूप में पहचान प्राप्त हो चुकी हो, जो बच्चों तथा युवाओं को विद्यालय में, परिवार में तथा अन्य संबंधित संस्थानों में अपनी सेवाओं द्वारा उनके विकास का दायित्व निभा रहे हों। या शब्दावली शैक्षणिक मनोवैज्ञानिकों तथा अन्य उन व्यक्तियों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है जो विद्यालय मनोविज्ञान से किसी न किसी रूप में अपनी संबंधित योग्यताओं के कारण जुड़े होते हैं। यानी कि दोस्तों, विद्यालय मनोविज्ञान शब्दावली का प्रयोग ऐसे मनोवैज्ञानिकों के लिए किया जाता है जिन्होंने इसे अपने करियर के रूप में चुना है या जो इसमें अपनी एक विशेष पहचान या अपनी इमेज रखते हों, जो बच्चों, युवाओं या उनके परिवारों के सदस्यों को अपनी सेवाएं दे सकते हो तथा उनके विकास में अपनी भूमिका निभाते हो। यह शब्दावली उनके लिए भी है जो इस क्षेत्र से हेल्पर के रूप में या किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं, उन्हें भी शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह कहा जाता है कि विद्यालय मनोविज्ञान ज्ञान, व्यवहार तथा मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने आप में शामिल करता है तथा बच्चों व किशोरों को अकादमिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से व संवेगात्मक रूप से मनुष्य की तरह विकास करने में अहम योगदान देता है। दोस्तों, विद्यालय मनोविज्ञान ज्ञान, व्यवहार तथा मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चों को स्कूलिंग यानी एकेडमिक रूप से और व्यवहारिक यानी पर्सनल तौर पर और इमोशनली मनुष्य की तरह विकास करने में सहयोग देता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है विद्यालय मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों थी और इसकी प्रासंगिकता क्या है। दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या 37.24 करोड़ है, यानी कि कुल जनसंख्या का 121.1 करोड़ के, जो कि कुल जनसंख्या का 30.76% है। भारत में बच्चे 2018 की एक संख्या मूल्यांकन है। दोस्तों, यह एक रिपोर्ट दी गई है जिसके अनुसार 121.1 करोड़ जनसंख्या का 30.76% यानी कि 37.24 करोड़ बच्चे हैं, जो देश में सरकार ने बच्चों को शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान 2000 तथा शिक्षा का अधिकार 2010 यह अधिनियम है, जिसके अंतर्गत 0 से 14 साल के बच्चे को फ्री शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। इनका उद्देश्य कक्षा में बच्चों की अधिक से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करना या पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना या मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू कर बच्चों को जोड़ने में इसमें सफलता मिल रही है। पिछले कुछ दशकों में मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम को अपनाए जाने की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है। अनेक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक स्तर पर मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में शामिल कर चुके हैं। विद्यालयों में विषयों को चुनने की परंपरा पहले से ही मौजूद है और दशकों में उसमें कोई बदलाव नहीं आया।
दोस्तों इसमें बताया गया है कि विद्यालय में पहले भी विषय चुने जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मनोविज्ञान को भी चुनने की परंपरा बढ़ती जा रही है और इसमें छात्र बड़ी संख्या में मनोविज्ञान को मुख्य विषय के रूप में चुनने लगे हैं। उनका रुझान नैदानिक मनोविज्ञान में विशेष रूप से योग्यता प्राप्त करना है। मनोविज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए सेवाओं के अनेक विकल्प खुले हैं, जिनमें सबसे बड़ा विकल्प उनके लिए स्कूल काउंसलर की सेवा देना है, जो कि काफ़ी पसंद किया जा रहा है। जो नैदानिक छात्र अथवा परामर्श मनोविज्ञान में शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वे विभिन्न विद्यालयों में परामर्शदाता अथवा विद्यालय मनोवैज्ञानिकों के पद के लिए आवेदन करते हैं। इस स्थिति को देखते हुए उस शिक्षा के पाठ्यक्रमों में विद्यालय मनोविज्ञान में विशेष योग्यता करने वाले पाठ्यक्रमों को स्थापित करना जरूरी हो गया है। दोस्तों हमारे यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है जो बॉक्स 1.1 भारत में आत्महत्या संबंधी तथा तथ्य हैं और इसके आंकड़े हैं। दोस्तों इसमें भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में आत्महत्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, जो कि ये लैंसेट मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार 2018 में भारत में 10,159 छात्रों ने आत्महत्या की है, बल्कि 2017 में आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या 9,905 थी। राज्य स्तरीय विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में 2018 में 1448 छात्रों, तमिलनाडु में 1953 छात्रों, मध्य प्रदेश में 862 छात्रों ने आत्महत्या की थी। भारत में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले तथ्यों में माता पिता का दबाव और परीक्षा संबंधित तनाव, साथियों का दबाव सामान्यतः शामिल है। दोस्तों इसमें भारत में आत्महत्या के आंकड़े दिए गए हैं 2018 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के अनुसार। दोस्तों इसमें विशेष रूप से यह बताया गया है कि कैसे बच्चे अपने माता पिता या एग्ज़ाम के रिजल्ट के तनाव में आकर किस प्रकार आत्महत्या की ओर कदम उठा लेते हैं, या कई बार वे अपने साथियों या दोस्तों के दबाव के कारण भी ऐसा कदम उठा लेते हैं। दोस्तों बॉक्स 1.1 में दिए गए आत्महत्या के आंकड़े भारतीय युवकों की विश्लेषण तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। समाजशास्त्र या मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और सोशोलॉजी के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में हाल के वर्षों में आत्महत्या के मामलों में जोरदार वृद्धि हुई है और इनका बढ़ता हुआ शिक्षा का तनाव, संबंधों की असफलता, सहयोग की भावना में आई कमी, सामाजिक सहयोग की कमी आदि ऐसे प्रमुख कारण हैं जो छात्रों की आत्महत्या में प्रवृत्ति में वृद्धि कर रहे हैं। यानी कि समाज में उनकी असफलता या संबंधों में असफलता या सहयोग की भावना में कमी। आजकल लोगों ने सहयोग करना बंद कर दिया है। सभी अपने मोबाइल या अपने ग्रुप्स में या इंस्टाग्राम में या रील्स में, टिकटॉक वगैरह इनमें उलझे पड़े हैं। सभी अपने ही दायरे में सिमट कर रह गए हैं। कोई भी अपने मन की बात किसी दूसरे के साथ शेयर करने को उत्सुक नहीं है, या सभी अपने ही एक सीमित दायरे में स्थित रह चुके हैं। कोई भी इनोवेटिव या क्रिएटिव चीज़ करने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित नहीं करता। सभी अपने एक सीमित दायरे में ही स्थित रह चुके हैं। इसलिए दोस्तों अपने आप को इन सभी चीज़ों से दूर हटाकर थोड़ा समाज या आपसी संबंधों या सहयोग की भावना के साथ अपने साथियों की या अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत कर कर हम खुद की ही मदद करते हैं, ना कि खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा हो चुका है कि सभी लोग सिर्फ अपने ही दायरे तक सिमटते जा रहे हैं, जो कि यह एक मुख्यतः डिप्रेशन का कारण बनता है, जो बच्चों की मानसिक तथा शारीरिक समस्या को बढ़ाता है और इसका साफ परिणाम हमारे रिजल्ट्स और हमारे करियर में देखने को मिलता है। दोस्तों अधिकतर तनावग्रस्त छात्र इसी मौत के मुंह में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें चिंता तथा तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए समय पर उपयुक्त परामर्श नहीं मिल पाता। हर वर्ष आत्महत्या की दर में होती हुई वृद्धि को देखते हुए यह जरूरी है कि छात्र के मानसिक स्वास्थ्य पर निरंतर निगरानी रखी जाए। विद्यालय द्वारा मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति के मामले में अनेक प्रकार की विसंगतियां मिलती है। यानी कि विद्यालयों द्वारा जो साइकोलॉजिस्ट नियुक्त किए जाते हैं उनमें भी बहुत सी कमियां देखने को मिलती हैं। अनेक विद्यालय मनोविज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को या उन व्यक्तियों को मनोविज्ञान के काउंसलर के रूप में नौकरी पर रख लेते हैं जिन्हें मनोविज्ञान की कुछ भी जानकारी नहीं होती या सही से जानकारी नहीं होती। अतः ऐसी व्यवस्था किया जाना चाहिए कि मनोविज्ञान में दक्ष व्यक्तियों को ही काउंसलर के रूप में नियुक्त किया जाए। सभी शिक्षण संस्थान उपयुक्त न्यूनतम योग्यता व सक्षम मनोवैज्ञानिकों को ही विद्यालय परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति प्रदान करें। यानी कि एक एलिजिबल व्यक्ति को ही स्कूल साइकोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए, ना कि किसी डिप्लोमा प्राप्त या
ऐसे वैसे व्यक्ति को ही मनोवैज्ञानिक के रूप में नियुक्ति नहीं देनी चाहिए। इससे छात्रों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वोक्स 1.2 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परीक्षा से चिंतित छात्रों को मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता उपलब्ध कराती है। यानी कि इसमें बताया गया है कि दोस्तों सीबीएसई द्वारा हर साल एग्ज़ाम से पहले छात्रों तथा उनके माता पिताओं के लिए एक समिट आयोजित की जाती है, जिसमें अभिभावकों तथा उनके माता पिताओं को उनकी फ्री काउंसलिंग की जाती है, जो बच्चों को एग्ज़ाम के प्रेशर या उसके लोड से मुक्त रहने की सलाह देते हैं तथा माता पिताओं को समझाते हैं कि बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर ना दे, उन्हें इंटरेक्टिव रहने या खुद ही अपने बारे में खुद की सोच से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए तथा माता पिताओं को अपने बच्चों के सहयोग करना चाहिए। दोस्तों, इसमें सिर्फ इतना ही है। भारतीय शिक्षण प्रणाली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के तहत अनेक सुधार किए गए हैं। पाठ्यक्रमों में आमूलचूल परिवर्तनों की घोषणा की गई है। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा के समग्र विकास का उत्प्रेरण काम करेगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को परीक्षण पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। यानी कि टीचर्स की इसमें अच्छे से ट्रेनिंग कराई जाएगी, उन्हें अच्छे से रचनात्मक रूप से ट्रेन किया जाएगा, जो कि विद्यालय मनोविज्ञान के दबाव में कमी लाएगी। यानी कि विद्यालय मनोवैज्ञानिक स्कूल काउंसलर्स के काम के दबाव को भी ये कम करेगी, जिससे कि टीचर भी अच्छे से ट्रेंड होकर खुद ही स्टूडेंट्स को अच्छे रूप में समझा पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह स्वास्थ्य परीक्षण पर जोर देती है, जिसमें बच्चों का केवल शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण ही नहीं आता बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण भी आता है। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी विकासशील अवस्था में ही है, फिर भी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके हितों से जुड़ा काम जो इस नीति के अंतर्गत हो रहा है वह सराहनीय है। वर्ष 2019-20 में सामने आई कोविड-19 की समस्या ने शिक्षा के क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डाला है। सभी विद्यालय तथा महाविद्यालयों की गतिविधियों को ऑनलाइन चलाने पर विवश कर दिया है। आप सभी ने देखा है कोविड-19 में कैसे सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। सारे स्कूल, कॉलेजेस या कोचिंग वगैरह सब कुछ ऑनलाइन मोड में शुरू हो चुकी हैं। घर पर रहते रहते बच्चों को पूरे वर्ष की शिक्षा लेनी पड़ रही है। इससे नई तरह की समस्याएं आने लग गई है। अब जब विद्यालय फिर से खुलेंगे और बच्चे विद्यालय जाने के लिए तैयार होंगे तो घरों में बंद रहने के कारण उनके व्यवहार में बड़ा अंतर आ चुका होगा। जैसा कि आप सब अपने घरों में आसपास देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार बच्चों का नेचर चेंज हो रहा है, किस प्रकार वे चिड़चिड़े या अपने आप से ही नाखुश नजर आते हैं, जिसे सामान्य स्तर पर लाने के लिए विद्यालय में मनोवैज्ञानिकों की बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। यानी कि मनोवैज्ञानिकों का काम भी अब इससे बढ़ने वाला है। ऑनलाइन शिक्षा सेवाओं पर निर्भरता के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा यह स्पष्ट है कि ऐसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना शिक्षण संस्थानों के सामने एक नया अनुभव होगा। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श ऑनलाइन दिया जाना इस मामले में अधिक सुविधाजनक होगा कि बच्चों को विद्यालय परामर्शदाताओं के सामने उपस्थित होने में जो पहले झिझक हुआ करती थी उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इसमें एक बड़ा हास्यास्पद शब्द शामिल किया गया है। एक तौर पर तो ये कहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है और एक तौर पर ये कहते हैं कि ऑनलाइन ही इनको काउंसलिंग दी जाए। दोस्तों, ये तो दो ही बात हो गई। एक ही तरह की बात को दो तरीके से कहा जाने लग गया है। यानी कि इसमें समस्या का समाधान तो कोई पर नज़र ही नहीं आ रहा है। एक तो ऑनलाइन की बुराई की गई है और एक ऑनलाइन ये परामर्श भी देने चाहते हैं। हमारा देश विकासशील देश है, इस बात का भी विद्यालय मनोविज्ञान के विकास पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। पश्चिमी देशों में विद्यालय मनोविज्ञान एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में अपनी जड़ें जमा चुका है। वहाँ पर विद्यालय मनोविज्ञान को प्रशिक्षित करने की अच्छी व्यवस्था है। विशिष्ट शैक्षणिक पाठ्यक्रम उपलब्ध है तथा उन्हें शिक्षा क्षेत्र में लागू करने के अनुज्ञा पत्र हैं। भारत में अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की समस्या अभी तक अधर में लटकी हुई है। दोस्तों, हमें देखने को मिलता है जैसे कि यूरोपीय देशों में अच्छी तरीके से साइकोलॉजिस्ट व्यवस्था उपलब्ध है और हमारे यहाँ पर सिर्फ काम चलाऊ व्यवस्था है, नाम की व्यवस्था ही देखने को मिलती है। या ऊपर से हमें सब कुछ देखने को मिलता है लेकिन अंदर से सब खोखला मिलता है। तो इस तरह की समस्याएं हमारे देश में देखने को मिलती है। अयोग्य व्यक्ति ही हमें ज़्यादातर क्षेत्रों में काम करते हुए नजर आते हैं, कोई भी स्किलफुल व्यक्ति हमें काम करता हुआ नजर नहीं आता। यही हमारे और यूरोपियन देशों में फ़र्क है। तो दोस्तों, आज की हमारे वीडियो में हम सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट के रूप में चर्चा करेंगे। आगे हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा देते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस आज की पढ़ाई के दौरान इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं।
दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेकर या आपकी बुक में उपलब्ध हैं तो दोस्तों आप इन्हें ट्राई करिएगा और देखिएगा कि आपने आज की क्लास से क्या सीखा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर।